हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना। तो चलिए, ये उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। आप मेहनत से पढ़िए, आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। तो सारे जितने क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करिए और जितने भी वीडियोस आपको दिए गए हैं, नोट्स वगैरह जो भी आपको बनवाया गया है, सब तैयार करिए। एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी करिए। तो उसी के क्रम में हम लोग जो फोर्थ यूनिट हमारी चल रही है उसमें जो दूसरे पोएट हमारे हैं जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन शेक्सपियर पर हमारा हो गया, 70 क्वेश्चंस के आसपास हमारा शेक्सपियर पर था। अभी हम जॉन मिल्टन की लाइफ एंड वर्क्स पर आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको सॉल्व करने हैं और इनको याद करना है। उसके बाद हम उनकी जो पोएम आपको दी गई है सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके ऊपर हम आपको एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। तो चलिए, आज हम जॉन मिल्टन के लाइफ एंड वर्क्स पर बात करते हैं और आप लोग जरूर अपने कमेंट के थ्रू हमको बताया करिए कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, या कहीं आपको दिक्कत है तो आप हमसे बताइए, उस पर हम आपको वीडियो बना के देंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही जरूर पूछिए, लेकिन अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं और हमें लगता है कि 1 महीने का भी टाइम मुश्किल से आपके पास बचा हुआ होगा और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अपनी पढ़ाई की स्पीड आप बढ़ा दीजिए और खूब मन से पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हमारा जॉन मिल्टन पर जो इनके लाइफ एंड वर्क्स पर एमसीक्यूज हैं उसको लेकर के आए हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1608 में, 1611 में, 1600 में, 1599 में। तो फटाफट आप बताइए जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था। देखो बेटा, मैं शुरू से ही कहता चला आया हूं, ये हमेशा ध्यान रखना, जितने भी हमारे पोएट्स हैं सिलेबस में दिए गए हैं, सबका बर्थ कब हुआ है, वो ईयर, और उनकी डेथ कब हुई है। ये दो चीजें जरूर याद कर लो, इससे 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी का भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जितने आपके सिलेबस में हैं, लगभग 18 राइटर के आसपास हैं, वो सब के सब आएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा। आप किसी न किसी से आपको पूछ लेगा कि इसका बर्थ कब हुआ था या इनका डेथ कब हुआ था। तो आपको याद रखना है, पहला ही क्वेश्चन इसीलिए हम आपके लिए ले आए हैं। आप बताइए कि जॉन मिल्टन साहब जो हमारे हैं, इनका बर्थ कब हुआ है, कब इनका जन्म हुआ है, किस साल में हुआ है। 1608 में हुआ है, 1611 में हुआ है, कि 1600 में हुआ है, या 1599 में हुआ है। आंसर फास्ट डियर स्टूडेंट्स। हाँ, ऑप्शन ए इज राइट। इनका जन्म जो है 1608 में हुआ है। तो जिन बच्चों को याद था और 1608 उन्होंने किया है, उनका बिल्कुल सही है, वो ध्यान रखेंगे। 9 दिसंबर 1608 को लंदन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन मिल्टन्स फादर। जॉन मिल्टन के पिताजी का प्रोफेशन क्या था। आंसर है, वो लायर थे, डॉक्टर थे, कंपोजर एंड स्क्रिवेनर थे, या सोल्जर थे। आपको बता चुका हूं ना क्या, कि उनके पिताजी लायर नहीं थे, गलत है। डॉक्टर भी नहीं थे, गलत है। सोल्जर भी नहीं थे, उनके पिताजी कंपोजर थे और स्क्रिवेनर थे। मनी जो है, लीगल तरीके से मनी क्या करते थे, लेंड करते थे। सूद पर जैसे पैसा देना होता है ना, तो ये क्या करते थे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पैसा उधार दिलाना और देने का काम किया करते थे। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही है, कंपोजर एंड स्क्रिवेनर। ठीक है, कंपोजर एंड स्क्रिवेनर। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन मिल्टन अटेंड। जॉन मिल्टन ने कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड करी थी। ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड करी थी, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी, एडनबर्ग से। तो इन्होंने बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका नाम है क्राइस्ट कॉलेज। क्या नाम है, क्राइस्ट, क्राइस्ट कॉलेज। आपको शायद हमने पढ़ाते समय ये भी जरूर बताया होगा कि इसी क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे और देखने में बड़े सुंदर थे और बाल ओल इनके बड़े थे, करली टाइप के बड़े बड़े बाल थे। तो इनको लेडी क्राइस्ट कहते थे बच्चे, इनको लेडी, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। इनके साथ के बच्चे इनको कहते थे, लोग बुलाते थे लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज। क्राइस्ट कॉलेज की लेडी कहलाते थे, लेडी क्राइस्ट ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, जिनके
कैम्ब्रिज इन्होंने किया था, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पर रहा ये, व्हाट वाज जॉन मिल्टन्स निकनेम एट कैम्ब्रिज। लो क्वेश्चन आ भी गया, कैम्ब्रिज में जॉन मिल्टन का निकनेम क्या था? द पोएट था, द लेडी ऑफ क्राइस्ट था, द प्रॉफिट था, द शियर था। अभी हमने बताया, सब लोग कर लेंगे। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? द लेडी ऑफ द क्राइस्ट। क्राइस्ट कॉलेज की लेडी इनको कहा जाता, द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है इनके बारे में निकनेम, ये इनके स्कूल में कॉलेज में इनको बुलाया जाता था। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही है। क्यों लेडी कहा जाता था? बहुत सुंदर डेलिकेट टाइप के थे और बाल वाल भी इनके बड़े बड़े थे ना, तो इनको जो है लेडी क्राइस्ट कहा जाता था। चलिए अगला हमारा है, हु आर जॉन मिल्टन फर्स्ट वाइफ। जॉन मिल्टन की पहली वाइफ का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो हमने आपको बताया है कि बेटा जॉन मिल्टन ने 3 बार शादी करी थी ना, मैरिड थ्राइस, 3 बार इन्होंने शादी करी है। तो पूछ रहा है इनकी पहली वाइफ, सारी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं, सारी स्टोरी बता चुका हूं कि पहली वाइफ आई थी और कैसे वो बहुत शादी से कुछ दिन बाद ही इनको छोड़ के चली जाती है, फिर बाद में काफी दिन बाद वापस आती है। सारी स्टोरी आपको बता चुका हूं। तो इनकी पहली वाइफ का नाम है बेटा मैरी पावेल। क्या नाम है? मैरी पावेल। तो ध्यान रखना, मैरी पावेल जो है ये वही लेडी है जिनसे इनकी शादी 1642 में हुई थी, लेकिन शादी के लगभग 1 महीने बाद ही इनको छोड़ करके चली जाती है, कुछ अनबन हो जाती है पति पत्नी में, और उसके बाद ये डाइवोर्स पैम्फलेट लिखते हैं और काफी फेमस जो है उस समय हुआ था, जज को ही चैलेंज कर देते हैं ना। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिल्टन फर्स्ट मैरिज। मिल्टन की फर्स्ट मैरिज में अनयूजुअल क्या था? सी इलोप्ड, इनकी वाइफ जो है वो भाग गई थी। सी लेफ्ट हिम शॉर्टली आफ्टर द मैरिज, मैरिज के थोड़े समय बाद ही उनको छोड़ के चली गई थी। दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। सी डाइड बिफोर मैरिज, वो शादी से पहले उसकी डेथ हो गई थी। नहीं, शादी से पहले तो डेथ नहीं हुई थी क्योंकि शादी हुई थी, उनकी वाइफ है। सी इलोप्ड, भागी भी नहीं थी, और उनके बच्चे नहीं, बच्चे तो बाद में लौट के आई, फिर बच्चे भी हुए। तो बी इज द राइट आंसर, शादी के कुछ दिन बाद ही वो छोड़ करके उनको चली गई और बाद में काफी जो है टकराव हुआ, उसके बाद वो वापस आई। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है ना। वेडिंग के बाद जो है ये तुरंत छोड़ के चली जाती है, फिर कुछ साल बाद वापस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन आवर स्क्रीन, what important pamphlet did Milton write as a result of his marital difficulties। अब इनकी शादी में बहुत सारी समस्याएं थी, तो शादी की समस्याओं पर इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा। हमने आपको ये भी बताया था कि इन्होंने 4 पैम्फलेट लिखे हैं, एक शादी के अपने प्रॉब्लम्स पर लिखा है। तो क्या है? एरियोपैजिटिका नहीं, हमने आपको बताया था ये लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया है, लिबर्टी ऑफ प्रेस ना, प्रेस की लिबर्टी के लिए लिखा गया है, ये तो नहीं है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट आपको पता है ये तो एपिक है, ये मैरिज वैरेज पर नहीं लिखा गया है। सैमसन एग्नोस्टिस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है, लेकिन इसमें भी अपने मैरिज वगैरह के बारे में इन्होंने नहीं कुछ दिखाया है। तो ये पैम्फलेट है, ध्यान रखिएगा, केवल एक इनका पैम्फलेट है, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो किस पे लिखा गया था? इनके मैरिज में जो डिफिकल्टीज आई थी ना, उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी पर संबंधित इन्होंने एक ऐसे फॉर्म में लिखा था पंफलेट, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस इनका है ना, जहां पर इन्होंने जो राइट था कि भाई डाइवोर्स जो है वो गलत ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए ना, उसकी मांग इन्होंने करी थी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, Where did Milton live during his years of private study after Cambridge? कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज के बाद, कैम्ब्रिज कॉलेज ये छोड़े, उसके बाद कुछ दिन तक ये अकेले में रहे हैं, अपनी पढ़ाई किया इन्होंने। तो कौन सी जगह थी? हमने आपको बताया वहां पर इन्होंने कुछ अच्छी पोएम्स भी लिखी हैं, जो हमने आपको बताया था कि एक बहुत फेमस एलजी भी इनकी वहीं पर लिखी गई है, याद ही नहीं होगा आपको।
अगर याद है जिन बच्चों को तो आराम से कर लेंगे। कौन सा वो जगह थी? वेस्टमिंस्टर थी? नहीं थी। हॉर्टन थी? हाँ यही हॉर्टन था, ऑक्सफोर्ड पेरिस नहीं था। हॉर्टन उस प्लेस का नाम है जहां पर ये लगभग 1929 या 31 से करीब लेकर के 1937 सॉरी 16 नॉट 19 1637 तक वहां पर रहे। ये 6 साल का पीरियड इनका 6 इयर्स का कहलाता है हॉर्टन पीरियड। क्या कहलाता है? हॉर्टन पीरियड कहलाता है। हॉर्टन पीरियड, इसमें बहुत सारी इन्होंने फेमस पोएम्स अपनी लिखी हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि इनकी एल एलेग्रो है, एल पेंसरेशो है, लिसिडास है, ये सब उसी पीरियड में लिखी गई थी। और हार्टन क्या था? हार्टन बकिंघम शायर में इनके पिताजी का जो घर था ना, दादाजी का, वहाँ वही था हार्टन। वहीं पर ये इन्होंने काफी समय अपना बिताया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, Which friend's house did Milton often visit and stay at in his early years? अपने किस मित्र के घर पर बचपन के दिनों में प्रायः मिल्टन रुका करते थे? ऑप्शंस हैं हेनरी लेब्स, चार्ल्स डियोडटी, एंड्रू मार्वेल एंड विलियम ब्लेक। तो ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन टफ इतना भी नहीं है बेटा कि आप कर ना पाए। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए हैं, काफी इस पे हमने आपको कंटेंट बताए हैं, ऐसा नहीं है, काफी काम कराया है। तो इनके एक मित्र थे जिनका नाम था बेटा चार्ल्स डियोडटी ना, चार्ल्स डियोडटी। ये जो थे, बाद में इन्हीं की डेथ हो जाती है ना, इन्हीं की डेथ हो जाती है तो इनको काफी पैसा मिलता है। मतलब ये जो कुछ भी इनके पास था वो दे करके जाते हैं ना। इनके बचपन के फ्रेंड थे चार्ल्स डियोडटी, ठीक है। दोनों आपस में काफी बातचीत भी किया करते थे, काफी इनके लेटर्स वगैरह मिलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने बी किया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ गया है ये। चलिए, हु वॉज मिल्टन सेकंड वाइफ? मिल्टन की पहली वाइफ तो आपको पता ही चल गया, मैरी पॉवेल थी। 1642 में उनसे शादी हुई थी। उसके बाद 14 साल बाद इन्होंने फिर शादी की थी ना। किससे शादी करी इस बार? तो मैरी पावेल। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये तो पहली वाइफ थी इनकी, इनकी पहली वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ। अब ये भी समस्या है, इतनी इतनी पत्नियां हैं, ये भी हमें याद रखना है। एक तो पहले ही इतनी पत्नियां रख के गलत काम किए, हाँ। फिर फिलहाल चलिए, फर्स्ट वाइफ है एन मिल्टन, कैथरीन वुडकॉक, एलिजाबेथ मिल्टन। तो ध्यान रखिएगा, इनकी दूसरी वाइफ का नाम था कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक। ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। इनकी शादी हुई थी 1656 में। अपनी दूसरी पत्नी से इन्होंने शादी की थी। दूसरी पत्नी से ये बहुत प्रेम करते थे, ऐसा माना जाता है। और इनकी शादी 1656 में हुई, लेकिन आफ्टर मैरिज के 1 साल बाद ही ये बच्चे को जन्म देते समय उसकी डेथ हो गई थी। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड जॉन मिल्टन मैरी? लो भैया, शुरुआत में ही बताया था कितनी बार इन्होंने शादी किया है। 1 2 3 4। तो बताओ कितनी बार शादी किया है? 1 नहीं, गलत है। एक बार तो नहीं किया है भाई इन्होंने। 2 वाइफ तो हमें मिल ही चुकी है, मैरी पावेल और कैथरीन वुडकॉक। तो इसका मतलब एक तो नहीं किया है। 3 किया है इन्होंने। कितनी शादी करी है? 3 किया है। ध्यान देना, पहली वाइफ इनकी हो गई कौन? पहली वाइफ इनकी हो गई मैरी पावेल। ध्यान से नोट कर लो, पहली पत्नी हो गई इनकी, फर्स्ट वाइफ हो गई मैरी पॉवेल। दूसरी वाइफ इनकी हो गई कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक। और तीसरी वाइफ इनकी है एलिजाबेथ मेंसुल, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ मेंसुल। तो इनकी 3 मात्र पत्नियां थी। तीनों के नाम बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में हो सकता है दूसरी तीसरी पत्नी का नाम दे करके पूछ ले कि ये किसकी पत्नी है। आपको ऑप्शन दे देगा शेक्सपियर, मिल्टन, डन, तो आपको याद रहना चाहिए ना। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पर, हाउ डिड मिल्टन लूज हिज आईसाइट? मिल्टन ने अपनी आंखें कैसे खो दी? वॉर इंजरी, युद्ध लड़ने गए थे वहां पर चोट लगी थी? नहीं, वार और तो कभी नहीं लड़ा ना, सोल्जर नहीं थे।
सिविल वार में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिविल वार तो ऐसा कोई वार होता नहीं है, तो वार इंजरी नहीं था। ओल्ड एज नहीं, बहुत यंग एज पर भाई, मात्र 43 ईयर्स कुछ मंथ के थे, मतलब रफ रफ कहें तो 43 या 44 साल की एज में ही इनकी जो है डेथ, सॉरी डेथ नहीं, ब्लाइंड हो गए थे ये। तो ये तो कारण नहीं था, और एक्सीडेंट भी कारण नहीं था। एक्चुअली ये बहुत पढ़ते लिखते थे, ओवरवर्क एंड आई स्ट्रेन। इनको डॉक्टर ने शुरू में भी मना किया था, जब ये बहुत पढ़ते थे, इनकी आंखों में समस्या आने लगी, तो डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया था कि आप बहुत ज्यादा आंखों पे अपने जोर मत दीजिए, लेकिन ये चूंकि पढ़ने लिखने का कीड़ा घुस जाता आदमी तो मानता कहाँ है। तो इनके अंदर भी वही कीड़ा था, बहुत पढ़ते थे। लास्ट में इनकी आई साइट 1652 में इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है ना, 1652 में। तो उस समय 44वां साल इनका चल रहा था, 43 ईयर्स हो गए थे, ठीक है। बहुत पढ़ते थे भैया। एक एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मुझे याद ही नहीं है कि कभी मैं जो है 4 घंटे से ज्यादा अपने जीवन में सोया हूं, मतलब इतना पढ़ते थे बाप, समझ लो। एट वॉट एज डिड मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड? किस एज पर मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए? अभी हमने आपको बताया था कि कितने में हुए हैं, 1652 में, और बर्थ कब हुआ है, 1608 में। तो आइए माइनस कर देते हैं, देखते हैं। 12 में से 8 माइनस हुआ, 4 आया, यहां बचा 4, और ये हमारा क्रॉस हो गया, कितना हो गया, 44। आइए देखते हैं, 35 नहीं, 43, चलो 50, 55 नहीं, 43। क्योंकि 43 यहां पर इसलिए दे दिया है क्योंकि 43 ईयर्स कंप्लीट हुआ था, 44 कंप्लीट नहीं हुआ था, तो 44 रनिंग था ना, तो इन्होंने कंप्लीट के हिसाब से आपको दे दिया है 43। तो ध्यान रखिएगा, 43 एज इनकी कंप्लीट थी, 44 इनका एज चल रहा था, उसी समय क्या हुआ था, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 रहा। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है बेटा, हु सर्व्ड एज हु सर्व्ड एज मिल्टन्स असिस्टेंट आफ्टर ही वेंट ब्लाइंड? जब मिल्टन ब्लाइंड हो गए तो इनके असिस्टेंट के रूप पर किसने काम किया है? किसने इनके असिस्टेंट के रूप में काम किया है, बताइए। ऑप्शन है, इनके बेटे ने, हिस्सन। तो पहली बात बता दूं, इनका कोई बेटा नहीं था, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, हिज वाइफ, हाँ इनकी वाइफ ने थोड़ी बहुत मदद की है, लेकिन उनका ज्यादा मदद नहीं है। एंड्रू मार्वेल ने भी हेल्प करी है, लेकिन डायरेक्टली हेल्प नहीं करी है। इनका एक भतीजा था जिसका नाम था एडवर्ड फिलिप्स। क्या नाम था, एडवर्ड फिलिप्स, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड फिलिप्स, एडवर्ड फिलिप्स। इसने बहुत इनकी मदद करी। ये डिक्टेशन जो करते थे ना, ध्यान रखिएगा, डिक्टेशन ये बोलते थे और वो लिखता था, काफी मदद करी है। हालांकि इनकी बेटियां और इनकी पत्नी भी थोड़ी बहुत हेल्प करी हैं, लेकिन उसने बहुत मदद करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ चाइल्ड ऑफ जॉन मिल्टन? इनमें से जॉन मिल्टन का कौन सा चाइल्ड नहीं है, कौन सा ऐसा है जो जॉन मिल्टन का चाइल्ड नहीं है? तो इनके बच्चों के नाम अगर हम देखें, तो इनके बच्चे जो हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। तो इनके एक एक बच्ची तो एन मिल्टन थी, जो पहली से पैदा हुई थी। उसके बाद डेबोरा थी, और जॉन, ये 3 थे इनके बच्चे ना। लेकिन मेरी नाम की इनकी कोई बच्ची नहीं थी, ध्यान रखिएगा। तो बी इज द राइट ऑप्शन। इनके 3 बच्चे थे, एन, डेबोरा एंड जॉन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और सब बेटियां ही थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, मिल्टन थर्ड वाइफ, अभी तीनों वाइफ की नाम बताया आपको, बाकी मैरी पावेल, और दूसरी कैथरीन वुडकॉक, और तीसरी एलिजाबेथ मेंसुल। तो कह रहे हैं मिल्टन की जो थर्ड वाइफ थी, एलिजाबेथ मेंसुल, वाज हाउ मेनी इयर्स यंगर देन हिम? उनसे कितनी छोटी थी? तो काफी छोटी थी, लेकिन कितने साल की थी आप गेस करिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने साल छोटी थी, बताइए, कितने साल छोटी थी?
30 ईयर्स, 30 ईयर्स छोटी थी। 30 ईयर्स इनकी 16 शायद 65 या 7 में इनकी शादी हुई है, थर्ड थर्ड मैरिज हुई है। और उस समय वो मात्र 24-25 साल की थी, ठीक है। और जब इनकी शादी हुई थी, थर्ड वाइफ इनकी जो थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ मैंसोल, तो मात्र 30 साल छोटी थी। चलिए, वेयर डिड मिल्टन डाई, मिल्टन का की डेथ कहाँ हुई, तो ये तो आपको पता ही होगा। अभी हमने आपको बताया था कि लंदन में ही इनका जन्म हुआ है और वहीं इनकी डेथ हुई है ना, लंदन सिटी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डिड मिल्टन सपोर्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। जब इंग्लैंड में सिविल वॉर चल रहा था उस समय, 1634-35 के आसपास शुरू हुआ था, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से पार्टी गवर्नमेंट थी जिसको ये सपोर्ट कर रहे थे। मोनार्की को, राजा को सपोर्ट कर रहे थे, तो नहीं, राजा को तो ये सपोर्ट नहीं करते थे, विरोध में थे। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप तानाशाही को तो कभी ये सपोर्ट ही नहीं कर सकते। रिपब्लिकनम, हाँ बिल्कुल, जो रिपब्लिक थे उनको सपोर्ट किया करते थे, ये रिपब्लिक्स को सपोर्ट किया करते थे ना। तो बी इज द शी इज द राइट आंसर। रिपब्लिकन थे कौन कौन, ये हमारे यही जो ओलिवर क्रॉमवेल चला रहे थे ना, जिसको बाद में हम चल के देखते हैं क्या बनता है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ना, इसी को सपोर्ट करते थे ये। कौन, हमारे मिल्टन साहब ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा, मिल्टन रोट मोस्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आफ्टर। मिल्टन का ज्यादातर पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया है। गेटिंग मैरिड, शादी होने के बाद। स्टडिंग एट कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज पर पढ़ते समय। बिकमिंग ब्लाइंड, जब ये अंधे हो गए तब। ट्रेवलिंग अब्रॉड, अब्रॉड टहलते समय नहीं, अब्रॉड से तो कोई मतलब नहीं है, और कैम्ब्रिज तो बहुत पहले इन्होंने छोड़ दिया था, मैरिज से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये और ये ऑप्शन गलत है। बिकमिंग ब्लाइंड इनका पूरा कंप्लीट हुआ पैराडाइज लॉस्ट अंधे होने के बाद, क्योंकि ये इनके ब्लाइंडनेस हुई 1652 में, और इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखना ही शुरू किया है 1657 में ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इनके पूरे कंप्लीटली ब्लाइंड होने के बाद जो है, इन्होंने अपना पैराडाइज लॉस्ट शुरू किया है, ठीक है। और वही जो इनके भतीजे थे ना, क्या नाम था, एडवर्ड फिलिप्स, उन्हीं को डिक्टेट करते थे, बोलते थे और वो लिखता था। विच फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स डाइड यंग एंड इंस्पायर्ड द एलजी इपिटैफियम डेमोनिस। अच्छा हाँ, एक इनके मित्र थे जो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, और उन्हीं के ऊपर एक एलजी इन्होंने लिखा था, इपिटॉफियम डेमोनिस। तो ध्यान रखिएगा, दो एलजी है, ये तो लैटिन में लिखी गई है इनकी, इपिटॉफियम डेमोनिस। एक इन्होंने लिसिडस लिखा हुआ है, तो ये किस पर लिखा है, जो हमने बताया था इनके बचपन के फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई बाद में, उन पर एलजी भी लिखा है इन्होंने, और उनको कुछ पैसा भी मिला था पेंशन के तौर पर। तो कौन से थे, पीछे आपको मिला है ये नाम, बेटा बताओ फटाफट कौन से थे। बिल्कुल सही, जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं, चार्ल्स डिओडटी थे भाई। चार्ल्स डिओडटी इनके वही बचपन के मित्र थे, जो जिनकी डेथ हुई तो इनको कुछ पैसा भी मिला था पेंशन के तौर पर उनकी प्रॉपर्टी से। इनकी डेथ पर सॉरी गलत वर्ड निकल गया, इनकी डेथ को कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने इपिटैफियम डेमोनिस लिखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमारा डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जॉन मिल्टन के वर्क पर। अभी तक हम जॉन मिल्टन के लाइफ पर क्वेश्चन कर रहे थे, अब हम इनके वर्क्स पर क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड जॉन मिल्टन्स मैग्नम ओपस। कौन सी बुक इनकी मैग्नम ओपस कही जाती है, मतलब सबसे बड़ी किताब, सबसे फेमस किताब इनकी कौन सी है। तो इसमें तो आंख मूंद करके आपको पैराडाइज लास्ट लगाना है, ध्यान रखिएगा, पैराडाइज लास्ट आप आंख मूंद के लगाई। इनकी सबसे बेहतरीन पोयम, सबसे अच्छी पोयम, जो भी कह दे, ग्रेटेस्ट जो भी कह दे, वो मान के चलिए पैराडाइज लास्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी
बुक्स आर देयर इन द फाइनल वर्जन ऑफ पैराडाइज लास्ट। हमने आपको बताया कि पैराडाइज लास्ट का पहला वर्जन आया था 1665 में। इनमें 10 बुक्स थे। कितनी थी? 10 बुक्स थी। उसके बाद 1667 में इनका फाइनल वर्जन आया। इसमें कितनी बुक थी ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है 10 थी, 12 थी, 14 थी, 16 थी। तो पहली बात तो इनके बुक में 14 होती नहीं है, इपिक में 16 होती नहीं है। ये दोनों तो गलत हो गए। अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बचा है 12 और 10। तो बेटा इनका 1665 में अभी हमने आपको बताया 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी, इसका मतलब ये भी नहीं है। फाइनल इनका वर्जन 1667 में आया। तो कितने बुक में आया? 12 बुक में आया। कितने बुक में आया बेटा? 12 बुक में आया। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बुक 12 में इनका पब्लिश हुआ फाइनल वर्जन, जो कि पहला वर्जन जो इनका फर्स्ट एडिशन था उसमें केवल 10 बुक्स आई थी ना, ठीक है। चलिए, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में मेन कैरेक्टर कौन है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। हालांकि मेन कैरेक्टर अगर पूछें तो इसमें सैटर्न जो है, आप लोग याद रखिए, सैटर्न को बहुत सारे लोग मेन कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टोरी इसी के आसपास घूमती है ना। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये थोड़ा सा जब हम मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन सैटर्न आप लोग रट लीजिएगा, बस कुछ करना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द जैनर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का क्या कौन सा जैनर है? तो बताइए। कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, एपिक पोएट्री है, ड्रामा है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है? तो भाई इससे ज्यादा तो हमें लगता है इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। आपको बार बार हमने बताया है, क्या है ये बेटा? एपिक है। क्या है? एपिक है ना। कैसी एपिक है? कैसी एपिक है बताइए? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? चलो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल थीम क्या है? पॉलिटिक्स पर बेस्ड है? नहीं। लव पर बेस्ड है? नहीं। वॉर पर बेस्ड है? नहीं। इसमें दिखाया है द फॉल ऑफ मैन एंड रिडेम्पशन, कि आदमी कैसे जो है उसका पतन हुआ और कैसे फिर उसको मोक्ष रिडेम्पशन मिला है, उसके बारे में बात करता है ना। तो ये आप रट लीजिएगा, जिन्होंने कहानी पढ़ी होगी तो उनके लिए आसान है, बाकी आप लोग जिन्होंने नहीं पढ़ी है बेटा वो रट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। पैराडाइज रिगेन्ड फोकसेज ऑन विच बाइबलिकल एपिसोड? अच्छा, पैराडाइज रिगेन्ड इन्होंने, आपको हमने ये तो पढ़ाया है ना कि पैराडाइज लॉस्ट जब इन्होंने लिखा तो इनके एक मित्र आए एक दिन और ऐसे पूछे कि व्हाट इज अबाउट पैराडाइज फाउंड? पैराडाइज फाउंड के बारे में क्या है? लॉस्ट तो हो गया, फाउंड कब होगा? तो इनके दिमाग में आइडिया है कि चलो फिर लिखते हैं, रिगेन्ड इन्होंने लिखा। तो रिगेन्ड था किस पर? ये एक्चुअली जो था ना, ये बाइबल का जो एक एपिसोड है टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसी पर बेस्ड था। तो ये सी है, सी इज द राइट आंसर ना, जिसमें क्राइस्ट जो है सैटर्न को टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इन विच ईयर वाज पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश्ड? पैराडाइज रिगेन्ड कब पब्लिश हुई थी? तो आपको बता दूं 1671 में। 1671 में इनकी पैराडाइज पैराडाइज रिगेन्ड सैमसन एग्नोस्टिस ये भी पब्लिश हुई थी उसी समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ सैमसन एग्नोस्टिस? सैमसन एग्नोस्टिस का लिटरेरी फॉर्म क्या है? एपिक है, पेस्टोरल है, ड्रामेटिक ट्रेजेडी है, या एलेजी है? तो आपको हमने ही बताया, पहले ही बताया है, सैमसन एगोनिस्टिस क्या है? सैमसन एगोनिस्टिस ट्रेजेडी है भाई। ये क्या है? ट्रेजेडी है। एक त्रासदी है, 1671 में आई थी। ये इनकी मानी जाती है, ऑटोबायोग्राफिकल है नेचर में, ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, ध्यान रखिएगा। काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। ये एक त्रासदी है, ट्रेजेडी है ना, जिसको हम बोलते हैं क्लोसेट ड्रामा। क्या बोलते हैं? क्लोसेट ड्रामा मतलब ऐसा ड्रामा जो केवल पढ़ा जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता ना, क्लोसेट ड्रामा। ड्रामा
क्लोसेड ड्रामा मतलब ड्रामा दैट इज रिटन ओनली टू बी रेड, जो केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है ना। चलिए, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। विच क्लासिकल पोएट इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स लिसिडास? किस क्लासिकल पोएट ने मिल्टन के लिसिडास को इन्फ्लुएंस किया है? ऑप्शंस आर वर्जिल शायद, होमर शायद, ओविड ये भी हो सकता है, होरेस ये भी हो सकता है, तो बताओ कौन सा होगा? भाई इनका लिसिडास जो है वो वर्जिल के मॉडल पर लिखा गया है ना, वर्जिल के मॉडल पर लिसिडास है। क्या ध्यान रखना, ये पैस्टोरल एलेजी है। क्या है? पैस्टोरल एलेजी, पैस्टोरल एलेजी है ये, और ये वर्जिल के मॉडल पर इन्होंने लिखा है, वर्जिलियन मॉडल, और क्लासिकल पैस्टोरल एलेजी मॉडल पर इन्होंने लिखा है। तो ए इज द राइट आंसर, वर्जिल यहां पर हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। Then we have question number 10. What type of poem is Lycidas? लिसिडस कैसी पोयम है? एपिक है, ट्रेजी कॉमेडी है, एलजी है, या ओड है? अभी बताया हूं, तुरंत आंसर दीजिए कौन सा होगा बेटा। तो बिल्कुल सही, एलजी है। कैसी एलजी है? पैस्टोरल एलजी। कैसी है? पैस्टोरल एलजी है। क्या है? पैस्टोरल एलजी है। ठीक है बेटा, तो सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का सी है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। विच पोएम बाय मिल्टन डिफेंड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस? आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि मिल्टन का कौन सा जो इनका पोयम तो नहीं है कह सकते हैं, ये एक्चुअली ऐसे लिखा है इन्होंने, ऐसे फॉर्म में है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए लिखा गया। तो एरियोपेजिट का ना, ये एक्चुअली एक प्रोज पैम्फलेट है। क्या है? प्रोज पैम्फलेट है, पैम्फलेट फॉर्म में लिखा गया है, प्रोज पैम्फलेट। ठीक है, 1644 में आया था इनका। लिबर्टी ऑफ प्रेस, जब 1642 में लाइसेंसिंग एक्ट आया था ना, 1642 में प्रेस बैन कर दिया गया था, उसी के विरोध में इन्होंने लिखा था एरियोपेजिटिका। तो ए इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कॉमर्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कॉमर्स को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस जो आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है बेटा पॉलिटिकल ऐसे है, ऑप्शन बी है ट्रेजिक प्ले है, ऑप्शन सी मास्क है, या ऑप्शन डी आपका सटायर है। क्या है? कॉमर्स इनका एक्चुअली मास्क है। ये आप लोग नहीं जानते होंगे बच्चों, जो जानते हैं बच्चे उनके लिए अच्छी बात है। मास्क क्या होता है? एक प्रकार का ये एक्चुअली एक ऐसा प्ले होता है जो कह सकते हैं जिसमें म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है। एक ऐसी पोएट्री की पीस होती है। ये लिखी कब गई थी कॉमर्स इनकी? तो कॉमर्स इनकी वही 1634, जो इनका हार्टन वाला पीरियड है ना, हार्टन पीरियड में ही लिखी गई थी ये। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स की बेटा मेन थीम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चेस्टिटी है एंड वर्च्यू, वॉर है एंड रिवेंज है। इसकी मेन थीम है चेस्टिटी एंड वर्च्यू, चेस्टिटी एंड वर्च्यू। एक्चुअली इसमें जो मेन फीमेल कैरेक्टर है ना, वो क्या करती है? रेसिस्ट करती है। कॉमर्स उसको बहुत टेम्प्ट करने की कोशिश करता है ना, लेकिन वो अपनी मॉरल प्योरिटी को बचा के रखती है ना। तो चेस्टिटी एंड प्योरिटी, वर्च्यू, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज व्हाट टाइप ऑफ पोयम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसी पोयम है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसी पोयम है? बताइए फटाफट बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस?
सोनेट है, बैलेड है, पैस्टोरल है, ओड है। आपको पढ़ाया गया है, पूरी 14 लाइन में आपको पढ़ाया हूं ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की पूरी 14 लाइन से आपको पढ़ाया हूं। तो फटाफट बताओ बेटा क्या है, बैलेड है, पैस्टोरल है, ओड है, या क्या है ना। पूरी 14 लाइन हमने आपको बताई है, 8+6 करके डिवाइड करके भी बताई है ना। तो बताओ क्या होगा। अरे भैया बार बार आपसे कह रहा हूं, 14 लाइन क्या होता है, सोनेट होता है। क्या होता है, सोनेट। तो ए इज द राइट आंसर, सोनेट फॉर्म में लिखी गई है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है इज अ टाइप ऑफ सोनेट। कैसी सोनेट है बेटा बताओ, किस मॉडल पे लिखा गया है। 8+6 को क्या बोलते हैं बताओ, 8+6 को क्या बोलते हैं, 8+6 को बोलते हैं इटालियन सोनेट। क्या बोलते हैं, इटालियन। इसी को क्या बोलते हैं, पेट्रार्कन। इसी को क्या बोलते हैं, मिल्टॉनिक। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, इटालियन, पेट्रार्कन या मिल्टॉनिक सोनेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नाउ गोइंग नेक्स्ट। व्हाट्स फेमस लाइन कम्स फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इनमें से कौन सी लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, हेल होली लाइट, मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। तो बताइए कौन सी लाइन है। आपने पूरी 14 लाइन पढ़ी होगी तो आपको तो याद ही होगा, और वैसे भी ये तो अंतिम 2 लाइन में से है ना। ए इज द राइट आंसर, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कहता है ईश्वर की अच्छी सेवा वो लोग भी करते हैं जो केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और खड़े होकर के इंतजार करते हैं कि जब ईश्वर उन्हें मौका देगा तो क्या करेंगे, वो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को दिखाएंगे और वो जो ईश्वर की इच्छा होगी उसके अनुरूप काम करेंगे। Which poem by Milton is about the nativity of Christ? कह रहे हैं कौन सा जो यहाँ पर आपको कविता दी हुई है वो नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट को दिखाती है। ऑन शेक्सपियर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इल पेंसरोसो पेंसरिसो एंड द पैसन। भैया आ ही तो गया है ना, क्राइस्ट नेटिविटी पर यही बेस्ड है इनकी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी ना। ये बहुत ही इनकी फेमस पोएम है, ये शायद 1629 में आई थी, 1629 में, तो काफी फेमस है। क्राइस्ट नेटिविटी मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट ना, क्राइस्ट के बर्थ पर, क्राइस्ट के बर्थ पर ये लिखी है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर 1929 को शायद लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। मिल्टन्स एल पेंसरोसो इज अ कंपेनियन पीस टू। इनकी जो पेंसरोसो है ये कंपेनियन पीस किसकी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है, कॉमस की है, एल एलेग्रो की है, या लिसिडास की है। ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि इनको सिस्टर पोयम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर पोयम, या इनको ट्विन पोयम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन पोयम कहा जाता है, या इसी को हम कंपेनियन पोयम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपेनियन पोयम। ठीक है, तो हमारा जो एल पेंसरेसो है ना, इसका कंपेनियन पोयम है एल एलेग्रो, एल एलेग्रो। ठीक, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। अगला हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन लिसिडास। लिसिडास में कौन सी पोएटिक डिवाइस सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। ऑप्शन है एलेगरी, सटायर, पैस्टोरल इमेजरी एंड आयरनी। फटाफट बताइए, कमेंट फास्ट। तो आपको हमने लिसिडास बताया ही है, क्या है, पैस्टोरल एलेजी है। क्या है, पैस्टोरल एलेजी है ये, पैस्टोरल, पैस्टोरल एलेजी ना बेटा। ये बताया ही है हमने, कब पब्लिश हुई है, 1637 में ना। तो पैस्टोरल एलेजी है तो इसमें इमेजरी कैसी होगी, पैस्टोरल इमेजरी होगी। तो ये हमारे आंसर हो गए गलत, सी इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने सी किया हुआ है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, चलें आगे, चलो। नाउ मूविंग अहेड वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ गए हैं।
इन विच वर्क डज मिल्टन डिफेंड डाइवोर्स बेस्ड ऑन इनकॉम्पिटेबिलिटी। अभी आपको बताया था कि डाइवोर्स की इनकॉम्पेबिलिटी पर इन्होंने एक लिखा था कि भाई ऐसे तलाक नहीं हो सकता, वो कौन सा था? तो उस पंफलेट का नाम ही था डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका है ना। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका बेटा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। What is the poetic meter of Paradise Lost? Paradise Lost का poetic meter क्या है? राइम्ड कपलेट्स में लिखा गया है, फ्री वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, हीरोइक स्टैंजा में। ब्लैंक वर्स पढ़ाते समय मैं चिल्ला चिल्ला करके बताया हूं कि भैया पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। एग्जाम्पल चिल्ला चिल्ला के बताया हूं, ध्यान रखना। ठीक है, हमने वहां पर मार्लो का नाम लिया होगा, आप वीडियो जाके देखना, या जिसको याद हो, हमने वहां पर शेक्सपियर का नाम लिया होगा, और उसके बाद हमने आपको पोएट्री में लिया होगा तो मिल्टन का नाम, किसका? मिल्टन का नाम। और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स। ठीक है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स, उसी में लिखी गई है ये। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का क्या फॉर्म है? ये शेक्सपियरियन सोनेट पे लिखी गई है, पेट्रार्कन सोनेट पर लिखी गई, ओड है, एलजी है। तो पहली बात तो सोनेट है तो ओड और एलजी तो हो नहीं सकता, और शेक्सपियरियन सोनेट को ये फॉलो नहीं करते थे, ये पेट्रार्कन को फॉलो करते थे। मतलब 14 लाइंस को 8+6 में डिवाइड करते थे, 8+6 में डिवाइड करते थे। तो क्या हो गया? पेट्रार्कन सोनेट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इटालियन भी बोलते हैं। फिर बाद में मिल्टन के नाम से इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी हम लोग कहने लगे। ठीक है, तो हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में जो ऑक्टेव है उसकी राइम स्कीम क्या है? तो आपको हमने पढ़ाया भी है, हमने पूरे सोनेट की राइम स्कीम आपको पढ़ाई है कि पेट्रार्कन सोनेट जो हमारा होता है उसकी सोनेट स्कीम हमने आपको बताई थी। राइम स्कीम, राइम स्कीम उसकी क्या होती है? राइम स्कीम हमने आपको बताई थी कि ऑक्टेव की होती है ए बी बी ए बी बी ए। ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? ये 4 लाइन और ये 4 लाइन मिला करके होती है टोटल 8 लाइन, 8 को बोलते हैं ऑक्टा। क्या बोलते हैं? ऑक्टा। तो इसी से ऑक्टेव। और उसके बाद 6 लाइन हमारी जो सेस्टेट होती है ना, उसकी राइमिंग सी डी ई होती है, लेकिन ये बदलती भी रहती है, ये बदलती भी रहती है। मिल्टन की बहुत सारे में सी डी सी, हाँ, सी डी ई मिलता है, सी डी ई सी डी सी मिलता है, तो ये चेंज भी होती रहती है, लेकिन ये चेंज नहीं होता। तो ए बी बी ए जहां भी होगा वो सही होगा। तो हमारा हो गया बी, ए बी बी ए, बी इज द राइट आंसर। देन गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इस 10 क्वेश्चन और ले लेंगे, यही 10 क्वेश्चन के बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। कल हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन है लव एंड लॉस है, नेचर एंड ब्यूटी है, फेथ एंड सबमिशन टू गॉड है, पॉलिटिकल फ्रीडम है। तो भाई फेथ और सबमिशन टू गॉड है, मैंने बहुत चिल्ला के बताया है, ईश्वर के प्रति अपने सबमिशन को दिखाता है, फेथ को दिखाता है। कंप्लेन करता है लेकिन फिर कहता है नहीं, ईश्वर को जरूरत नहीं है, ईश्वर तो अपने आप में ही ऑलमाइटी है, तो ऑल पावरफुल है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। Next question we have, what literary device is used in the line when I consider how my light is spent? जब मैं सोचता हूं मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पूछ रहे हैं कौन सा डिवाइस है।
व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? बताइए, फटाफट बताइए बच्चों। यहां पर मेटाफर है भाई। लाइट इज द मेटाफर ऑफ व्हाट? लाइट इज द मेटाफर ऑफ आई साइट। आई साइट के मेटाफर के रूप में यूज किया गया है ना, आई साइट के मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। तो सी इज द राइट आंसर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड? उसमें एक लाइन है, इसका क्या मतलब है इस लाइन का? दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, कहता है कि एक टैलेंट जिसको छिपाना मृत्यु की तरह है, इसका क्या अर्थ है? वो कौन सा टैलेंट है? मिल्टन का वेल्थ है, मतलब उसकी धन दौलत नहीं। हिज पोएटिक गिफ्ट है, शायद यही ठीक लग रहा है। हिज आई साइट है, नहीं। हिज एजुकेशन है, नहीं। इसका पोएटिक गिफ्ट है, कहता है ना कि ईश्वर ने मुझे पोएट्री लिखने का एक गिफ्ट दिया हुआ है, एक टैलेंट दिया हुआ है, और मैं अंधे होने की वजह से उसको लिख नहीं पा रहा हूं। तो कहता है और जिसको छिपाना भी क्या है? द टैलेंट गॉड ने जिस पर्पज से भेजा है उसको न करना क्या है? एक प्रकार का क्राइम है ना। तो कहता है कि डेथ के समान है उसको हाइड करना। तो किसको कहता है? पोएटिक गिफ्ट को ना, जो ईश्वर ने उसको पोएटिक गिफ्ट दिया है, टैलेंट दिया है, उसको क्या करता है? कहता है कि उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको हाइड करना, छिपाना इज लाइक डेथ। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ रिस्पॉन्स टू, ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने क्यों लिखा? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, लॉस ऑफ पोएटिक कैरियर ड्यू टू ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड हो गए थे और पोएटिक कैरियर थोड़ा सा डामाडोल हो गया था, तो ये इन्होंने पोयम इस पर लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर रहा ये, विच बाइबलिकल allusion इज फाउंड इन द पोयम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन सा बाइबल का allusion हमें मिलता है? तो आपको हमने बताया भी है, पैराबल ऑफ द टैलेंट्स जो है ना, वो हमें मिलता है इसमें। डेथ टू हाइड वाला जो है ना, वन टैलेंट वाला, वो कहां से लिया गया है? बाइबल के पैराबल ऑफ द टैलेंट से लिया गया है। ठीक है, टैलेंट की एक कहानी है, वहां से लिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। ये आपके उतना समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो इसको रट लीजिएगा। ठीक है, मैथ्यू के गॉस्पेल से लिया गया है इसको। व्हाट इनर कॉन्फ्लिक्ट डज मिल्टन एक्सप्रेस इन द पोयम? मिल्टन इस कविता में कौन सा इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं? उनके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है? ऑप्शंस हैं, फेथ एंड डाउट को दिखा रहे हैं, लव वर्सेस हेट नहीं, फ्रीडम वर्सेस ड्यूटी को, ये भी नहीं है, लाइफ वर्सेस डेथ को, ये भी नहीं है, फेथ वर्सेस डाउट को। शुरू में गॉड के ऊपर डाउट करते हैं, फिर बाद में उनको फेथ होता है, कहते नहीं गॉड को तो किसी की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास है, अब मैं भी केवल इंतजार करूंगा कि प्रभु जब मुझे कभी जो है मौका देंगे तो मैं उनकी सेवा अच्छे से करूंगा, और मैं अपने गॉड की इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं करूंगा। और मेरी जो ये इनएबिलिटी है ना, जो मेरी विकलांगता है, आई साइड चली गई ना, ये मैं सिर्फ बहाना बना रहा हूं, तो अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हाउ डज द पोएम रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? ये कॉन्फ्लिक्ट को पोएम दूर कैसे करती है? तो दिखाता है थ्रू फेथ इन गॉड्स विल। कहता है ईश्वर की इच्छा में हमें विश्वास है कि हाँ, ये सब ईश्वर की माया थी, ईश्वर की इच्छा थी। वो चाहता था कि मैं ब्लाइंड होने के बाद भी उसकी सेवाएं करूं, तो उसने मुझे ब्लाइंड किया और मैं उसकी सेवा अब करूंगा ना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम थोड़े बहुत क्वेश्चन रह जाएंगे, कल इसको आगे कर लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फेमस फाइनल लाइन ऑफ द पोएम? फाइनल लाइन पोएम का क्या है? पीछे भी आपको मिल चुका है, जहां पर हमने आपको बताया था, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वो भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपने बारी की प्रतीक्षा करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। यहां पे आकर के हमारा आज ये लगभग 50 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें 15-20 क्वेश्चन और आपको देंगे, उसके बाद फिर हम अगले पोएट की तरफ चलेंगे। तब तक आप क्या करिए, इसको रिवाइज करिए अच्छे से, सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में आप दीजिए, बताइए किसके कितने सही हुए। बहुत कम बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग विलिंग नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये आपके लिए फायदे की चीज़ नहीं है और आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बंद कर दूंगा। और भी क्लासेस मुझे बहुत चलानी होती है ना, हम आपके लिए समय निकाल करके कैसे भी
आते हैं कि चलो हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए, शो योर कंसर्न, आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और हमको तो अच्छा लगेगा ही, हमारे बच्चे हैं आप। चलिए, तो सी यू अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, कल अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग वीडियोस, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए।